वेलकम बैक टू इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट की थी। उस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, जैसे कि हिमालय का फॉर्मेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, और ये भी समझा था कि इन फोर्सेस ने कैसे इंडिया की फिजियोग्राफी को शेप दिया है। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया का जियोलॉजिकल रीजन ब्रॉडली थ्री मेजर फिजिकल में डिवाइडेड है: the peninsular block, the Himalayas and other peninsular mountains, the Indo-Gangetic ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो आज हम इन्हीं में से फर्स्ट पार्ट यानी द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया की। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द पेनिनसुलर ब्लॉक। अगर हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करें तो ये इंडिया के एक बहुत एंशियंट और स्टेबल लैंडमास है। इसका बेस वेरी ओल्ड रॉक से बना हुआ है, मेनली जेनेसिस और ग्रेनाइट रॉक से, इसीलिए इसे इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट भी माना जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक की नॉर्थर्न बाउंड्री को एक इरेगुलर लाइन से डिफाइन किया है, और वो इरेगुलर लाइन ये है। तो इसकी जो नॉर्थर्न बाउंड्री है वो इस इरेगुलर लाइन से डिफाइन है। तो ये लाइन कच्छ ऑफ गुजरात से होकर अरावली हिल्स, दहली, यमुना, गंगा एंड राजमेर हिल्स एंड गंगेस डेल्टा तक जाती है। इसी लाइन के साउथ का जो पार्ट है, मतलब इस लाइन के जो साउथ का पार्ट है, वही ब्रॉडली पेनिनसुलर ब्लॉक के अंडर आता है। अब पेनिनसुलर ब्लॉक को ये नहीं है कि पेनिनसुलर ब्लॉक एक पूरा पार्ट हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन भी हैं। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू हैं। फर्स्ट इज कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नेक्स्ट इज मेघालय प्लेट्यू। तो कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू की बात करें तो कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू ये वाला प्लेट्यू है और मेघालय प्लेट्यू इसके जस्ट नीचे है। तो ये दोनों मेजर प्लेट्यू इसी पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया के दो मेजर नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ये दोनों प्लेट्यूज भी बेसिकली पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है। इनको बाकी पेनिनसुलर रीजन से अलग करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है जिसे हम मालदा फॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिया में वेस्ट बंगाल में एक फॉल्ट है जो इन दोनों प्लेट्यू को, जो पेनिनसुलर रीजन का जो ब्रॉड पार्ट है उससे अलग करता है। तो इस फॉल्ट का नाम है मालदा फॉल्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट बेसिकली अर्थ क्रस्ट में एक फ्रैक्चर या क्रैक होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर अर्थ क्रस्ट रही होगी, तो उसमें यहाँ पे एक फ्रैक्चर या क्रैक आ गया बेसिकली ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और इसी फॉल्ट की वजह से ये दोनों पार्ट अलग अलग मूव कर गए। तो फॉल्ट बेसिकली अर्थ क्रस्ट में एक फ्रैक्चर या क्रैक होता है जहां रॉक्स टूट जाती हैं और उनमें मूवमेंट हो जाता है। और सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब अर्थ का ब्लॉक टूटकर एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव हो जाता है तो उसे फॉल्टिंग कहते हैं। तो उसका क्लासिकल एग्जांपल है मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल के एरिया में लोकेटेड एक फॉल्ट जोन है। ये फॉल्ट मेघालय प्लेट्यू और करवी एंगलोंग के वेस्टर्न साइड के छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू ही पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, वो यहाँ पर लाई करता है। तो अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू और करबी एंगलोंग मेघालय प्लेट्यू के डिवीजन की बात करें तो वो डिवीजन किसकी वजह से, वो है मालदा फॉल्ट की वजह से। तो मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल के एरिया में लोकेटेड एक फॉल्ट जन है। ये फॉल्ट मेघालय प्लेट्यू और करबी एंगलोंग को वेस्टर्न साइड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करता है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक है जो पेनिनसुलर ब्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक की। अब फॉर्मेशन की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक एक एंशियंट कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है। इसमें जो मेन टू रॉक्स हैं वो हैं ग्रेनाइट एंड जेनेसिस, एंड ड्यू टू दीज टू रॉक्स इट इज वेरी स्टेबल एंड रिजिड ब्लॉक। ये ब्लॉक बहुत पुराना है और कैम्ब्रियन पीरियड के बाद से ये एक रिजिड ब्लॉक की तरह काम करता है। रिजिड ब्लॉक मतलब यहाँ पर कोई मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं दिखाई दी है, जैसे हिमालय रीजन में हमें फ्रिक्वेंट टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको एक स्टेबल सील्ड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है इसकी स्टेबिलिटी के। कुछ एरियाज में टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण डिफॉर्मेशन भी हुआ है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में।
एंड ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन हमें यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन दिखाई देता है और रिफ्ट वैलीज दिखाई देती है। तो हम बात करें इसी फॉल्टिंग और डिफॉर्मेशन की, तो पेनिनसुलर ब्लॉक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट होने के कारण, आपको पता है कि जो हमारा पूरा इंडिया था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था, बट जब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई तो इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट से इंडियन प्लेट से सेपरेट हो गई और वो सदर्न पार्ट की तरफ मूव कर गई और इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थर्न साइड की तरफ। लेकिन तो अगर हम बेसिकली बात करें तो ये है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट, तो इसी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पार्ट होने के कारण यहाँ पे अलग अलग टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए थे जब इनका सेपरेशन हुआ था। तो इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या हुई है, ब्लॉक फॉल्टिंग हुई है, और इन्हीं ब्लॉक फॉल्टिंग की वजह से यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो ब्लॉक फॉल्टिंग बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक फॉल्टिंग तब होता है जब अर्थ क्रस्ट का कोई हिस्सा फ्रैक्चर होकर अप थ्रोन या डाउन थ्रोन में बदल जाता है। मींस यहां पर सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू कुछ इंपोर्टेंट लैंडफॉर्म्स बने, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये पूरा अर्थ क्रस्ट है। अब यहाँ पर ड्यू टू द ब्लॉक फॉल्टिंग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने, तो उस स्ट्रक्चर की वजह से जो इस अर्थ क्रस्ट का पार्ट था, कोई पार्ट ऐसे अपलिफ्ट कर गया और कोई पार्ट ऐसे डाउन थ्रोन कर गया। तो इस अपलिफ्ट की वजह से यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स बने, और इस जो अपलिफ्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं होस्ट, और जो ये डाउन थ्रोन पार्ट है उसको हम कहते हैं बेसिकली रिफ्ट। तो अगर हम इंडिया ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया ब्लॉक फोल्डिंग का सबसे एग्जांपल्स है विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों क्लासिकल एग्जांपल हैं ब्लॉक माउंटेन्स के, बिकॉज जैसे ये यहाँ पर अर्थ क्रस्ट है, जब यहाँ पर फॉल्टिंग हुई तो यहाँ पर ये माउंटेन्स उठ गए, तो ये मान लीजिए हमारे विंध्या रेंज हो गए, और यहाँ पर जो डाउन थ्रोन हुई कुछ क्रस्ट, तो वहां पर क्या रिफ्ट वैली क्रिएट हुई। तो जो रिफ्ट वैली है उसको हम नर्मदा रिफ्ट वैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करके जाती है, और नर्मदा रिफ्ट वैली किन दो होस्ट माउंटेन के बीच में बनी है, वो है सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। तो इन दोनों माउंटेन्स के बीच में जो रेंज बनी उसको हम कहते हैं, और रिफ्ट बनी उसको हम कहते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली। तो हम ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स उन माउंटेन्स को कहते हैं जो क्रस्ट के किसी ब्लॉक के ऊपर उठ जाने से बनते हैं। जिस ब्लॉक को अपलिफ्ट मिलता है उसे हम होस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर विंध्या रेंज जो एक होस्ट का एग्जाम्पल है, बिकॉज ये माउंटेन्स अपलिफ्ट हो गए हैं, और सतपुरा भी होस्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन जो ब्लॉक नीचे धस जाते हैं, मतलब जो ब्लॉक डाउन थ्रोन हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट कहते हैं। तो रिफ्ट का एक क्लासिकल एग्जांपल है नर्मदा रिफ्ट वैली, और जो माउंटेन्स धस जाते हैं उनको हम ग्रेवन कहते हैं। और ग्रेवन मतलब एक जो ये वाला पार्ट है इसको हम ग्रेवन कहते हैं, और इसी में से जो रिवर जब फ्लो करके जाती है तो एक तरीके से रिफ्ट का एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो ऐसे ही तो यहाँ पर ये हमारे हो गए होस्ट, जैसे सतपुरा रेंज, और इसके बीच में जो हो गई ये रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है जहां से नर्मदा रिवर बह के जाती है। और ऐसे ही तापी रिफ्ट वैली है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम तापी रिफ्ट वैली की बात करें तो तापी रिफ्ट वैली किन दो माउंटेन्स के बीच में, वो है सतपुरा एंड यहाँ पर है अजंता सतमाला रेंज। तो इन दोनों के बीच में है तापी रिफ्ट वैली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है होस्ट एंड ग्रेवन का। तो अब इस कॉन्सेप्ट को और सिंपल करते हैं। तो बेसिकली होस्ट क्या होता है? जो अपलिफ्ट रेज्ड ब्लॉक होता है। और ग्रेवन क्या होता है? ग्रेवन होता है जो ये डाउन थ्रोन और डाउन थ्रोन सेक्शन होता है। और इस ही डाउन थ्रोन सेक्शन मतलब एक तरीके से यहाँ पे गली टाइप की बन जाती है। तो जब गली टाइप की बन गई तो उसमें एक रिफ्ट क्रिएट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर
फ्लो करके चली जाती हैं। तो नर्मदा और तापी की अगर हम बात करें तो नर्मदा और तापी दोनों रिवर्स इन रिफ्ट वैली से होकर वेस्टवर्ड जाकर अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग होती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बट नर्मदा और तापी एक्सेप्शंस है क्योंकि ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। नर्मदा रिफ्ट वैली की बात करें तो नर्मदा रिवर विंध्या एंड सतपुरा के बीच में से होकर गुजरती है। तापी की बात करें तो वो सतपुरा एंड अजंता सतमाला रेंज के बीच से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और इंपोर्टेंट पार्ट की। तो जो पेनिनसुलर ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? रेसिडुअल माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो टाइम के साथ वेदरिंग एंड इरोड कर गए हैं, लेकिन ये अभी भी कुछ इनके जो पार्ट्स हैं वो बचे हैं। मतलब पहले ये ज्यादा बड़ी माउंटेन्स रेंजेस का पार्ट हो सकते थे, लेकिन लंबा जियोलॉजिकल टाइम बीतने के बाद सिर्फ उनके वॉर्न आउट रिमेन्स बच जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स और रिलिक्ट माउंटेन्स। तो पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे रिलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन है, जिसका एग्जांपल है अरावली हिल्स। अपनी अरावली हिल्स के बाद है नल्ला मल्ला हिल्स, उसके बाद नल्ला मल्ला हिल्स, इसके बाद यहाँ पर हमको जवादी हिल्स देखने को मिलती हैं, पलकोंडा रेंज देखने को मिलती हैं, वैलीकोंडा रेंज भी देखने को मिलती हैं और महेंद्रगिरी हिल्स भी इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये सब पेनिनसुलर इंडिया के इंपोर्टेंट रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो एक बार रिवाइज करें तो जवादी हिल्स, पलकोंडा हिल्स, वैलीकोंडा हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स और अजंता हिल्स, सॉरी अरावली हिल्स। अगर हम अब रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक में हमने देख ली दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो है हमारी नर्मदा एंड तापी, जो इंपोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मींस एक तरीके से एक्सेप्शन है इंडिया के रिवर सिस्टम में। अब वहीं पर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें जो पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया में है, वो है महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा और कावेरी। ये सब ईस्टर्न साइड फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। हम रिवर सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, तब एक एक रिवर की हम ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत ही डिटेल में देखेंगे। पर यहाँ पर हम बेसिकली पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक में कुछ इंपोर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी मिल जाती हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। उसके इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा और वहीं पर उसके नीचे कावेरी। तो इसके साथ हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इसके पेनिनसुलर ब्लॉक के ओवरलाई करता है वो है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, जो इस ब्लॉक के ओवरलाइज करता है। तो यहाँ पर जो ये डेजर्ट है वो इसके पेनिनसुलर ब्लॉक के ओवरलाइज करता है। तो बेसिकली हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया के कवर कर चुके हैं। अब हम जो इसका मेजर कुछ पार्ट हैं वो हम जब हम फिजियोग्राफी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इंडियन प्लेट्यूज में देखेंगे और दक्कन प्लेट्यू के बारे में भी देखेंगे। बट यहाँ पे हम बेसिकली स्ट्रक्चर को समझना था पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया के, वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ओवरऑल पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया के एंशिएंट, स्टेबल एंड स्ट्रक्चरली इंपोर्टेंट लैंडमास है, जिसने इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगले लेक्चर में हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को डिटेल में समझेंगे और वहां हम नॉर्थर्न प्लेन्स को मैप के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।